ऑलराइट या सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आस्मिन सैयद ऑफिशियल। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड केमिस्ट्री करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है, विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखने से स्टार्ट नहीं करते हैं, मैं खाली हेडिंग डालती हूँ और इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आप लोग को बताती हूँ कि क्या है सॉलिड स्टेट में, आप लोग को क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट एज द नेम सेज, हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। हमारा ज्यादातर फोकस सब जगह 99% हम सॉलिड्स की बात करेंगे। आप लोग को जो स्टार्टिंग में रिकॉल वाले पार्ट में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जो रिकॉल वाला पार्ट होता है ना, वो उसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चंस प्रीवियस लर्निंग पर बेस्ड होते हैं। दैट मीन्स कि वो क्वेश्चन के आंसर्स आप पहले पढ़ चुके होते हो इन योर प्रीवियस क्लासेस। पहला आप लोग को क्वेश्चन बोला है कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ मैटर, ये पहला क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ मैटर। हम सबको पता है 3 टाइप्स ऑफ मैटर में पहला आता है गैसियस, फिर आता है लिक्विड, लास्टली आता है सॉलिड। ये 3 तरीके के मैटर होते हैं। व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक। मैटर क्या होता है? मैटर is anything that occupies space. Anything that occupies space will be considered as matter. ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पर कोई चीज फिल कर दी गई है, कोई चीज रख दी गई है और वो पर्टिकुलर स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर रही है, उसे हम किस में ऐड करेंगे? दैट विल बी कंसिडर्ड एज मैटर। दूसरी चीज ये मैटर हो गया। अब ठीक है, अब मैटर हमारे पास में 3 तरीके के आते हैं। ठीक है, कौन से हैं? लेट्स सी। सबसे पहला हो जाता है गैसियस स्टेट, और फिर आता है लिक्विड स्टेट, और फिर आता है सॉलिड स्टेट। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं बिकॉज फाइन। ठीक है, गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट में क्या आएगा, इनके हम कंपैरेटिव स्टडी अगर करने जाए, ठीक है, ये तीनों मैटर की अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करने जाए तो हम क्या क्या बेसिस पे इसको जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितना बेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसमें कितना बेटर होता है वो देखेंगे। दूसरा वी विल बी लुकिंग एट के वॉल्यूम और शेप। वॉल्यूम और शेप, ठीक है, किसका वॉल्यूम कितना वेरिएबल होता है या फिर कितना कांस्टेंट होता है वो देखेंगे। ठीक है, दूसरा शेप, थर्ड थिंग इज शेप। फिर देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इस पे अफेक्ट करता है या नहीं, टेम्परेचर और प्रेशर इन चीजों से इस पर अफेक्ट होता है या नहीं, ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है लेट्स ड्रॉ दीज लाइन्स बिकॉज ये एकदम क्लीन बनेगा ना। ठीक है, फाइन। क्या क्या पॉइंट्स है? सबसे पहले गैसियस स्टेट में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक होते हैं, वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। और लिक्विड में, लिक्विड देखो, गैसियस फेज क्या होगा, जब भी आप कोई रूम में कोई पर्टिकुलर जगह पर जब आप क्या करते हो, परफ्यूम या फिर कोई भी ऐसा गैसियस मटेरियल अगर आप उसे स्प्रे करोगे तो उसका जो स्मेल है सब जगह तक पहुंच जाता है। इट कैन बी अ परफ्यूम, इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ डिओड्रेंट। ठीक है, जो भी उसको अगर आप स्प्रे करोगे तो वो एक कोने में स्प्रे करने के बाद में या टिल द वेरी नेक्स्ट एंड ऑफ द रूम आप लोग को उसका स्मेल आएगा। तो वो क्यों आ रहा है? वो तो गैसियस फॉर्म में रिलीज हुआ था, उसके अंदर क्या ऐसी चीजें होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से उसमें जो है जितना भी उसके जो प्रॉपर्टीज हमें समझ में आ रही है, स्मेल है, वॉट एवर काइंड ऑफ स्मेल इट इज, वो हमें दूर तक की समझ में आ जाती है। तो वो क्यों होता है? बिकॉज द पार्टिकल्स और वी कैन से द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिससे वो पर्टिकुलर सब्सटेंस बना है वो कैसा है, वो बहुत ही उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक है। तो जो दो पार्टिकल्स के बीच में, मल्टीपल पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए वो बहुत लूज होने की वजह से, वीक होने की वजह से ये एक दूसरे से दूर हो सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, तो ये एक दूसरे से क्या हो सकते हैं? दूर हो सकते हैं। फाइन। अच्छा,
तो इसलिए हम इसे किस में कंसीडर करते हैं, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, वेरी मच वीक होगा। ठीक है, तो वीकेस्ट लिखा है। लिक्विड में क्या होगा, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्यों बोला है मैंने, क्योंकि इंटरमीडिएट क्यों बोला है मैंने, बिकॉज जब आप देखो गैशियस जो मैटर होता है, गैशियस स्टेट ऑफ मैटर होता है, उसको जब भी आप थोड़ा सा भी अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करोगे, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बहुत फास्ट मोशन में कहीं पर भी रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देंगे, रन करना स्टार्ट कर देंगे, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे उनके। सो दिस इज इन द केस ऑफ गैशियस। और उससे आगे अगर आप लिक्विड स्टेट ले लो तो उस पर्टिकुलर केस में हीट प्रोवाइड करोगे, आप इंटरमीडिएट अमाउंट का हीट प्रोवाइड करोगे तो वो इवेपोरेट होने लगेगा, मतलब वो फटाफट से चेंज हो जाएगा, उसका इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसका जो लिक्विड स्टेट है वो किसमें चेंज हो जाएगा, इनटू गैसियस स्टेट। तो अगेन यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं फास्टली रन करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू गैसियस स्टेट इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है थोड़ा ज्यादा होता है। सॉलिड के केस में अगर हम देखें तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं, मतलब इन्हें जो है सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है। अगर आप इसे हीट प्रोवाइड करके इसके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने जाओगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। और वही अगर आप देखो कोई गैशियस पार्टिकल को आप पकड़ नहीं सकते, स्टीम को आप पकड़ नहीं सकते, बिकॉज उसके मॉलिक्यूल्स आपके हाथ में बैठेंगे नहीं। लिक्विड को आप रख सकते हो लेकिन इट कैन अगेन फ्लो, वो फ्लो करेगा, उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ विस्कोसिटी होगी, नहीं होगी, वॉट एवर, उसके अंदर सम अमाउंट ऑफ फ्लूइडिटी होगी जिसकी वजह से वो फ्लो करेगा, उसके पार्टिकल्स आपके हाथ में अगेन नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप कोई सॉलिड चीज को होल्ड करते हो, कोई सॉलिड चीज को अगर आपने होल्ड किया तो दिस इज सॉलिड, तो इस चीज को आप होल्ड कर सकते हो, दैट मीन्स इस चीज को आप होल्ड कर सकते हो, दैट मीन्स ये किससे बना हुआ है, दिस इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स विच आर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर पार्टिकल फोर्सेस, इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। दूसरा इनका वॉल्यूम अगर देखें तो क्या कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, तो ये वॉल्यूम की अगर बात करें तो वेरिएबल होगा, गैसेस के केस में वेरिएबल होगा। अब कैसे, वॉल्यूम सेम होना चाहिए आप ऐसा बोल रहे हो, देखो आप कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ 10 ml की बॉटल आपने ली है, उसके अंदर सम अमाउंट ऑफ गैसियस रखा है, 10 ml का गैसेस, उसके अंदर गैस फिल किया हुआ है, एनी अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, O2 हो सकता है, CO2 हो सकता है, व्हाटएवर, तो वो आपने होल्ड किया। अगर आप उसको अभी स्प्रे करोगे इन 1 लीटर का बॉटल, ठीक है, 1000 ml के बॉटल में आप उसने स्प्रे कर दिया तो वहां के जो मॉलिक्यूल्स है वो 1000 ml की बॉटल में पूरे स्प्रेड हो जाएंगे। दैट मीन्स कि आपके पास में एक स्मॉल बॉटल था, ठीक है, उसके अंदर सम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, इसको आपने स्प्रे किया एक बिगर जार में, तो यहां पर पार्टिकल्स एक जगह पर इकट्ठे नहीं रहेंगे, वो सब जगह पर स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है, तो यही मैं बोल रही हूँ, गैसियस स्टेट में इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब आपको समझ में आ जाएगा तो बाकी की प्रॉपर्टीज आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि प्रॉपर्टीज जो है सबसे ज्यादा आगे की जितनी भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे वो किस पे डिपेंड करती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करती है। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी उतना कॉन्स्टेंट उसका शेप होगा, उतना कॉन्स्टेंट उसका वॉल्यूम होगा, उतना कॉन्स्टेंट उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी उनके जो है स्टेट को ट्रांजिशन में लाने के लिए। लाइक फॉर सॉलिड से लिक्विड में अगर आपको बदलना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लिक्विड से गैसियस में अगर लाना है तो उससे कम देनी पड़ेगी, लेकिन गैसियस को थोड़ा हीट करना है और उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है। गैसियस के आगे और कोई तब्दील नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, उसके अंदर आगे और ट्रांजिशन नहीं ला सकते हो, लेकिन जो भी आप हीट प्रोवाइड करोगे वो किस में यूज होगी, फिर काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा टू द गैसेस। जो भी गैसेस के पार्टिकल्स रहेंगे उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये आपने 11th में भी पढ़ रखा है एंड ये मल्टीपल टाइम्स इसका यूज किया जाता है इन फिजिक्स, तो आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। देखो, ठीक है, तो ये बात हो जाती है गैसेस के वॉल्यूम की। वेरिएबल होगा, मैंने बताया कैसे वेरिएबल होगा कि आपने जो है कंटेनर को चेंज कर दिया तो वहां पर वो पूरा शेप ले लेगा, उस पर्टिकुलर कंटेनर में, पर्टिकुलर रूम में, स्पेस में वो पूरा फैल जाएगा, तो उसका वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, जो कंटेनर में हमने उसने डाला है, जो कंटेनर में हम उसको रखेंगे उसी कंटेनर का वॉल्यूम वो एक्सेप्ट कर लेगा, वही उसका वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, अब वॉल्यूम समझ में आया यहां तक का पॉइंट। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है यू कैन कमेंट डाउन एट एनी टाइम, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, अब लिक्विड स्टेट में अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इनका कांस्टेंट होता है। अगर आप 10 ml का सिरिंज फील कर रहे हो, सिरिंज, ठीक है, जो इंजेक्शन के लिए जो सिरिंज के अंदर हम फील करते हैं, 2 ml का ले रहे हो तो सपोज करते हैं 10 ml की सिरिंज है, ठीक है, 10 ml की सिरिंज थी, कितने की, 10 ml की, और इसके अंदर आपने 2 ml भरा है, कुछ 2 ml यहां तक का आया, ठीक है। अब आपने 5 ml की सिरिंज ली है, ये 5 ml की है, तो भी 2 ml कुछ इतना ही आएगा, मतलब इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम नहीं बदलेगा, जो 2 ml उसमें था 2 ml इसमें भी रहेगा, सो वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। अभी अगर हम सॉलिड की बात करें तो ये इसका वॉल्यूम तो बिल्कुल कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। आपने जो है
कांदे 1 किलो लेकर आए तो वो घर आते आते 500 ग्राम नहीं हो जाएंगे, वो ½ kg नहीं होंगे, बिकॉज इट इज सॉलिड। जो उसका मास है वही उसका मास रहेगा, जो उसका वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया था वही वॉल्यूम वो बाद में भी ऑक्यूपाई करेगा। फाइन, नेक्स्ट आता है शेप। ठीक है, शेप। अब देखो शेप की अगर बात करें तो यहां पर इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, बराबर है। अभी मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया, आप 2 ml के कंटेनर में उससे फिल करो या 10 ml के कंटेनर में फिल करो। गैसियस स्टेट को जब भी आप उसको रिलीज कर रहे हो तो वो जो भी स्पेस में आप उसको रिलीज कर रहे हो वो पूरी स्पेस को ले लेगा। एक एंड पे आपने परफ्यूम को स्प्रे किया है, वो दूसरे एंड तक मिल रहा है, मतलब कि आपके जो रूम का वॉल्यूम है वो पूरे वॉल्यूम में उसके गैसियस पार्टिकल स्प्रेड हो गए हैं, इसलिए उसका पूरा क्या हो जाएगा, वो उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो शेप है किसके शेप में आ जाएगा, वो रूम के शेप में आ जाएगा। उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बिकम द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस और द रूम इन विच इट इज बीइंग प्लेस्ड। ठीक है, दूसरा चीज अभी शेप की अगर बात करें तो अगर हमने सपोज करते हैं कोई एक पर्टिकुलर हमने जो है कंटेनर लिया, ठीक है, अब वो कंटेनर का जो शेप है इट कुड बी लाइक अ जार, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, इट कुड बी ऑफ दिस शेप। तो जिस शेप में आप रखोगे उस शेप का वो हो जाएगा। बस यही मेरे बोलने का मतलब है कि इसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड का जो शेप है ये भी सेम है, सेम क्या सेम है कि यहाँ पे भी आपने जो पर्टिकुलर एरिया में उससे डाला वही उसका शेप बन जाएगा। ठीक है, तो अगेन सेम, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। मेरी हैंडराइटिंग आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है। नेक्स्ट चीज, यहां पर शेप विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इसका शेप नहीं बदलता है बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, स्ट्रॉन्ग उसके इंटर पार्टिकल फोर्सेस उसके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स को हम चेंज नहीं कर सकते, उसके शेप को हम बदल नहीं सकते। अगर हम इसे ठीक है एक छोटे से ग्लास में रखे तो इसका शेप ग्लास के बराबर का नहीं हो जाएगा, इसका वॉल्यूम ग्लास के बराबर का वॉल्यूम नहीं हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा। ठीक है, सो दैट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कितना इफेक्ट करता है, देखो सबसे ज्यादा इफेक्ट इसमें करेगा जिसका मॉलिक्यूल, जिसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको तोड़ना मुश्किल है, तो उनके ऊपर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने अज्यूम की है। ठीक है, अज्यूम करते हैं हमने 2 जूल्स, खाली कितना 2 जूल्स, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम अज्यूम करते हैं कि 2 जूल्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनी काइंड ऑफ एनर्जी हमने प्रोवाइड करी। तो यहां पर क्या होगा, इन केस ऑफ गैसेस इनका मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस बहुत वीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, उन्हें तोड़ना आसान हो जाएगा और उन्हें काइनेटिक एनर्जी या मूवमेंट प्रोवाइड करना ईजी हो जाएगा। इन केस ऑफ लिक्विड थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है तो वहां पर इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर सॉलिड की बात करें तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर 2 जूल्स अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हम रखते हैं तो उसके अंदर उतने चेंजेस नहीं आएंगे जितने गैसेस में देखे जाते हैं, बिकॉज यहां पर क्या होगा, इन केस ऑफ सॉलिड्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे। तो मैंने अभी आप लोग को फर्स्टली बताया था कि सारी प्रॉपर्टीज आगे हम जो देखेंगे किस पे डिपेंड करेगी, दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जितना स्ट्रांग होगा उतना कांस्टेंट उसके आगे के प्रॉपर्टीज देखे जाएंगे, जितने स्ट्रांग फोर्सेस होंगे। फाइन, इसके बीच में दो पार्टिकल के बीच में जितने स्ट्रांग फोर्सेस प्रेजेंट होंगे उतना मुश्किल होगा उन्हें तोड़ना और दूसरी जगह ट्रैवल कराना। तो इन केस ऑफ सॉलिड्स ये बहुत नजदीक प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स, और इसीलिए इनको तोड़ना और इनका मूवमेंट कराना मुश्किल हो जाता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहां पर वेरी लेस, ठीक है, स्लाइटली दिखाई देगा। अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होगा भी, प्रेशर अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट बहुत बार देखा होगा, एक कंटेनर रखा है और उसके ऊपर जो है पिस्टन प्रोवाइड किया गया है, इस तरीके से पिस्टन प्रोवाइड किया गया होता है। ठीक है, दिस इज द पिस्टन, ठीक है, और इसके अंदर सम अमाउंट ऑफ गैस हमने डाल रखा है। और दूसरी जगह पे सेम दूसरा भी केस है, क्या हुआ है उसमें, हमने क्या फिल किया है, लिक्विड फिल किया है। फाइन, यहां पर भी क्या प्रेजेंट है, पिस्टन प्रेजेंट है, और यहां पर इस तरीके से ये भी क्या हो गया, ये भी पिस्टन है। ठीक है, और यहां पर हमने क्या फिल किया है, लिक्विड फिल किया है, दिस इज लिक्विड। ठीक है, तो यहां पर जो है पिस्टन क्या करता है, पिस्टन को हम मूव कर सकते हैं जब हम उसके ऊपर प्रेशर प्रोवाइड करेंगे और इसको नीचे लेकर आएंगे, इधर तक लेकर आएंगे, तो यहां पर सम अमाउंट ऑफ चेंजेस दिखाई देंगे उसके वॉल्यूम में, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नजदीक आ जाएंगे वो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाएंगे। दूसरा उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा, क्या मैंने बोला, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा। अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो जाएगा व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस।
इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर किस तरीके से देखा जाता है, एनर्जी प्रोवाइड करके, हीट हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो उस तरीके से। और दूसरा हम कैसे देखेंगे, प्रेशर प्रोवाइड करके। तो गैसियस में जब आप पिस्टन का यूज करोगे, उसे प्रेशर प्रोवाइड करोगे, तो ये ज्यादा अपनी वॉल्यूम को कम करेगा और कुछ यहां तक के ये सेटल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक थे, जिसकी वजह से हम उसको अच्छे से चेंज कर पाए और उनको नजदीक लेकर आ पाए। तो यहां पर भी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा वो कम होता जाएगा, लेकिन एज कंपेयर टू लिक्विड यहां पर ज्यादा कम हो सकता है, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा दूर दूर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ लिक्विड्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और इन केस ऑफ सॉलिड्स ये एकदम बाजू बाजू में प्रेजेंट होते हैं, बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। तो ये समझ में आया, पिस्टन में हमने क्या किया, प्रेशर प्रोवाइड करने के लिए पिस्टन का यूज किया। गैसेस को वो ज्यादा प्रेशर का उसके अंदर इफेक्ट दिखाई देगा गैसेस पर, लिक्विड पर उससे थोड़ा कम, और सॉलिड पर वेरी स्लाइटली, वेरी रेयरली दिखाई देता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इधर पर क्या होगा, स्लाइटली दिखाई देगा। ठीक है, और यहां पर ठीक है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ चेंज दिखाई देगा। यहां तक कि समझ में आ गया है सबको? ये हमने देख लिया वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो थे, 3 टाइप्स ऑफ मैटर क्या है, उसके आगे जो प्रॉपर्टीज का पूछा था वो भी आप लोग को यहाँ पे मैंने बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है। नाउ विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम बात करेंगे अबाउट सॉलिड स्टेट। आज का हमारा जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं दैट इज ओनली अबाउट सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, सबसे पहले आप लोग को देखना रहेगा कि सॉलिड स्टेट है क्या। ठीक है, और सॉलिड स्टेट को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन सॉलिड स्टेट का जो हमने ऊपर देख लिया। दूसरा इसके जो है टाइप्स देखेंगे, और फिर थर्ड हम देखेंगे इसके अंदर 2 टाइप्स निकल के आते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक होता है एमरफस सॉलिड। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ, ये हमने किए टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, यहां पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो पोर्शन है, जो इसके अंदर सॉलिड स्टेट, इतना बड़ा रेंज है, इतना बड़ा कैटेगरी, उसके अंदर हम डिफाइन करते जा रहे हैं कि सॉलिड स्टेट, पहले तो मैटर के अंदर 3 टाइप्स ऑफ मैटर थे, हमने सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ाई करनी है। अब सॉलिड स्टेट में भी हमको एमरफस और क्रिस्टलाइन 2 तरीके के मिलेंगे, तो हमें एमरफस की पढ़ाई नहीं करनी है, हमारा ज्यादातर सारा जो फोकस होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड पर होगा। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी टाइप्स निकल के आते हैं, जिसके अंदर आप लोग को 4 टाइप्स पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। टेबल बनाने के लिए पूछ सकता है आप लोग को, अपने बोर्ड्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को करना है। ठीक है, वो भी देखेंगे हम। उसके आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाने के बाद में विल स्टार्ट विद यूनिट सेल। यहां से आप लोग के मेन क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स बनने स्टार्ट होते हैं। यूनिट सेल्स का जो टॉपिक है, क्रिस्टल्स का जो टॉपिक है, और इसके आगे जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब हम कवर करेंगे। फाइन, तो यहां पर इसका मैंने आप लोग को एक ऊपर से बता दिया। अब यूनिट सेल्स है, क्रिस्टल्स है, क्या किससे बनता है वो, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, फिर आगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स और ब्रेविस लैटिसेस, जो आप लोगों को 14 ब्रेविस लैटिसेस दिए गए हैं, उसको किस तरीके से याद रखना है, क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, वो सब कुछ हम करने वाले। फाइन, सो टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल, ये चैप्टर बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग भी है अगर आप इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, और अगर अच्छे से समझाया जाए तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। फाइन, ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हुए सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन। सॉलिड स्टेट तो हमने देख लिया, काफी सारे इसके प्रॉपर्टीज देख लिए, सॉलिड स्टेट क्या होता है। अब इसके टाइप्स हम देखते हैं, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स में अगर हम देखें तो इसके 4 टाइप्स निकल के आते हैं। कितने टाइप्स है इसके? 4 टाइप्स है। कौन से है वो? सबसे पहले देखेंगे हम आयनिक, कौन सा क्रिस्टल देखेंगे? आयनिक क्रिस्टल देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तीसरा आ जाता है कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और फिर आता है मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। फाइन, कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड योर आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये 4 तरीके के क्रिस्टल्स आपको, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आप लोगों को पढ़ने हैं। लेकिन अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड में क्या डिफरेंस है, पहले हम वो देख लेते हैं, बाद में विल बी डिस्कसिंग द 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर द 4 टाइप्स, विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड वर्सेस एमरफस सॉलिड, क्या डिफरेंस है इनमें। ठीक है, सबसे पहले क्रिस्टलाइन और एमरफस के आप लोग को कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, और पॉइंट वाइज ही हम इसे देखेंगे। कितने पॉइंट्स इसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है? 4 से 5 पॉइंट्स इसके अंदर डिफरेंशिएट के आते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल्स को मिला के 5 होंगे या 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम जो है बेसिक आप लोग को जो पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं उस हिसाब से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है क्रिस्टलाइन जो होता है इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी मिलती है। यूनिफॉर्मिटी क्या है? यूनिफॉर्मिटी के लिए आप लोग को वर्ड यूज किया गया है पीरियोडिसिटी।
पीरियोडिसिटी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में सेम जो मैनर में अरेंज किया गया है वही सेम मैनर बार बार रिपीट होता है एक पर्टिकुलर सेम इंटरवल्स पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। और इस वजह से जो क्रिएट होता है लुक, वो एकदम यूनिफॉर्म लुक क्रिएट होता है, ऐसा भी इम्बैलेंस फॉर्म में कोई भी कहीं पे भी रैंडमली पड़ा है वैसा लुक नहीं है। तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी किसे कहते हैं समझ में आया, इसकी वजह से जो लुक समझ में आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मिटी। इसके अलावा आप लोग को वर्ड यूज किया गया है पीरियोडिसिटी है, और कैसा होता है ये यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा एक वर्ड यूज किया गया है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी क्या है, सेम एज पीरियोडिसिटी, ठीक है, ये वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, रेगुलरिटी ये वर्ड यूज किया गया है। नेक्स्ट इज अमरफस सॉलिड में यहां पर किसी भी तरीके का, अगर आप एमरफस सॉलिड में देखो, एमरफस सॉलिड में इस पर्टिकुलर टाइप का जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलता है, इसका अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है ये, ठीक है। और रेगुलर अरेंजमेंट इनके अंदर मिलेगा क्या, तो रेगुलर अरेंजमेंट भी नहीं होता है, नॉन रेगुलर या फिर इरेगुलर अरेंजमेंट यहां पर मिलेगा। इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इरेगुलर अरेंजमेंट मतलब कोई पार्टिकल यहां पर प्रेजेंट है, कोई यहां पे प्रेजेंट है, कोई रैंडमली दूर प्रेजेंट है, कोई नजदीक में इस तरीके से प्रेजेंट है, और उसके बीच में अलग अलग मेटल्स के अलग अलग जो है पार्टिकल्स और प्रेजेंट है, ठीक है। तो वेरिएबल साइज के है, पहली बात, अलग अलग पार्टिकल्स प्रेजेंट है, अलग कंपाउंड्स प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, शेप एंड साइज डिफर कर रहा है और डिस्टेंस भी डिफर कर रहा है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, तो वो भी डिफर कर रहा है। डिस्टेंस भी सेम एक यूनिफॉर्म पैटर्न में नहीं है, कहीं पर दूर है, कहीं पे एकदम नजदीक है, इस तरीके से ये इरेगुलर अरेंजमेंट शो करता है। तो पीरियोडिसिटी भी यहाँ पर होगी क्या, नहीं होगी। तो ये फर्स्ट ठीक है डिस्टिंग्विश या फिर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो जाता है। दूसरा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है इन लोग का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये बॉइल करेगा, ठीक है, इवेपोरेट हो जाएगा और मेल्ट करेगा, विल ट्रांजिशन होगा इनका फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। तो ये दोनों ही पॉइंट, इनका दोनों ही टेम्परेचर डिफाइन होता है, ये दोनों ही चीज का जो है टेम्परेचर डिफाइन होगा। मेल्टिंग पॉइंट का भी टेम्परेचर डिफाइन होगा, और डिफाइन या फिर डेफिनेट कह दो, ठीक है, डेफिनेट होगा। और जो बॉइलिंग पॉइंट है वहां का भी टेम्परेचर डेफिनेट टेम्परेचर पे, डेफिनेट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो जाके मेल्ट हो जाएंगे। तो देयरफॉर वी कैन स्टेट द एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। हम बता सकते हैं कि देखो इसके जो पार्टिकल्स है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इवेपोरेट हो सकते हैं, एंड दस इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है। यहां पर वैसा नहीं है। एमरफस सॉलिड में क्या होगा, सेकंड पॉइंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एग्जिस्ट इन अ रेंज, ठीक है, एग्जिस्ट इन रेंज मतलब अगर कि 100 के आसपास वो बॉईल करता है कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस, कोई पर्टिकुलर अमरफस सॉलिड, तो वहां पर जो है 100 एग्जैक्ट पे वो बॉईल नहीं करेगा, 100 एग्जैक्ट पे बॉईल नहीं करेगा। वो हो सकता है 95 से बॉईल करना स्टार्ट कर ले, या तो फिर 102 पर वो बॉईल करे। तो इस तरीके से पूरा रेंज क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वी कैन नॉट डिफाइन और वी कैन नॉट स्टेट एग्जैक्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट। एग्जैक्ट टेम्परेचर हम नहीं बता सकते कि 100 पर ही ये होता है। वी कैन नॉट स्टेट इन केस ऑफ एमरफस सॉलिड। ये दूसरा पॉइंट हो गया, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। थर्ड पॉइंट इसके अंदर डिफरेंशिएटिंग ये आ जाता है कि थर्ड पॉइंट इज इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये जो होता है एनाइसोट्रोपिज्म, एनाइसोट्रोपिक होते हैं ये, एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। ये क्या है समझेंगे, आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक इनके बहुत सारे जो है हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स, बहुत सारे वैल्यूज हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज का क्या वैल्यू निकल के आता है, इस पर्टिकुलर चीज का कोई एक मेजरमेंट है उसका क्या कितना वैल्यू निकल के आ रहा है। तो यहां पर 3 पॉइंट आप लोग को याद रखने हैं। पहला पॉइंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दोनों जगह काम आएगा आपको। एमरफस में भी क्रिस्टलाइन में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद में आता है थर्मल कंडक्टिविटी और तीसरा आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये 3 पैरामीटर्स आप लोग को दिए हुए हैं जो कैसे होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये इस तरीके से डिफाइन नहीं होते हैं इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये बिल्कुल भी डिफाइन नहीं होते हैं, मतलब के वी विल सी कंडक्टिविटी। देखो क्या होता है इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक डेफिनेट पैटर्न अरेंज किया हुआ है, इसी पैटर्न में ये प्रेजेंट है, ठीक है, एक डेफिनेट पैटर्न अरेंज किया हुआ है। तो जब हम
वी आर गोइंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये मैं ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज अ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब आप जाओगे तो ये इस तरीके से प्रेजेंट है। यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे जो है 5 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर यहाँ से अगर आपने कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानने का कोशिश किया इस पर्टिकुलर एरिया से, इस पर्टिकुलर लाइन से, तो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई पार्टिकल्स बीच में नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस प्रेजेंट है। इस पर्टिकुलर एरिया में इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस प्रेजेंट है, वहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो इस वजह से पार्टिकल्स जो है बीच में नहीं आ रहे हैं। दैट इज वाई यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इट विल डिफर। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी है। इट विल डिफर, इसका जो वैल्यू निकल के आएगा इस पर्टिकुलर पैरामीटर का। और सेम गोज फॉर थर्मल कंडक्टिविटी एज वेल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज वेल। ये सारी चीजें आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ऑप्टिक्स में काम आता है। थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप कुलम्स लॉ वगैरह में पढ़ते हो। तो यहाँ पे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट आ रहा है व्हेन वी आर टेकिंग दीज पैरामीटर्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स या डिफरेंट डायरेक्शन से। जब हम लेंगे डिफरेंट डायरेक्शन से, डिफरेंट डायरेक्शंस गिव्स डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर पैरामीटर। और वो पैरामीटर कौन से हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आई होप इट इज क्लियर कि यहाँ पे किस तरीके से ये एनाइसोट्रोपिज्म शो कर रहा है। एनाइसो मतलब नॉट सेम, आइसो मतलब एकदम सेम वैल्यूज यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पे आइसोट्रोपिक ही होते हैं। तो यहाँ पे आइसोट्रोपिक का क्या पॉइंट आएगा? आइसोट्रोपिक अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्मल कंडक्टिविटी है, और आप लोग का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थर्ड पॉइंट हो जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और जो थर्मल कंडक्टिविटी है, ये सारे के वैल्यूज सेम आएंगे। मतलब कि एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने एक जगह से लिया, इस तरीके से रैंडमली ये प्रेजेंट है, रैंडमली सिचुएटेड है कहीं पे भी, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से यहां से आप जाओ तो कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है, यहां से आप जाओ कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, सब जगह से रैंडमली वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ऐसे आप कहीं से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए आपने दिया, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी आपने इसको नेम किया, ये दोनों की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो दोनों सेम होंगे, दे विल बी इक्वल इन देयर वैल्यूज। जब आप थर्मल कंडक्टिविटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर एंगल से लोगे किसी क्रिस्टलाइन, किसी अमरफस सॉलिड का, और फिर दूसरे डायरेक्शन से दूसरे एंगल से लोगे, तो वहां से भी दोनों की वैल्यू सेम आएगी। थर्मल कंडक्टिविटी ए विल बी इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी बी। फाइन। अब जो अमरफस सॉलिड होते हैं इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोला गया है। सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्यों कहा गया है? इसके कुछ रीजंस है, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, क्या कहा गया है इन्हें? सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहा गया है क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, दे आर ऑलवेज इन मोशन, दे आर मूविंग, ठीक है, दे आर मूविंग, दे आर नॉट स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब एक जगह रुक गया है, लोकलाइज्ड हो गया है, तो वैसे नहीं होते। द पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग इन सम रैंडम डायरेक्शन, सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज प्रेजेंट इन दैट पार्टिकल्स एंड हेंस। इसको हम अगर देखेंगे, इसके एग्जांपल्स हमको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि ग्लास दिया है, रबर दिया है, ठीक है, तार दिया है, दिस इज स्टार इज अ दिस आइसोमॉर्फ ऑफ, और वी कैन से एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है, ये कार्बन का एलोट्रोप है। और यहाँ पे भी कार्बन के एलोट्रोप आते हैं इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो भी देखेंगे। यहाँ पे रबर दिया है, तार दिया है, सिलिका दिया है, तो ये सारी चीजें जो है आप लोग की किस में आती है? अमरफस सॉलिड में आती है, कॉर्ड्स आता है, ठीक है। ये कॉर्ड्स में अल्फा कॉर्ड्स और बीटा कॉर्ड्स भी आप लोग को दिए हुए, तो ये जो है ये दोनों ही, ठीक है, ये सारे आपको क्या है, किस फॉर्म में मिलते हैं? इसको पर्टिकुलरली ग्लास को जो है सुपर कूल्ड लिक्विड कहा गया है। बिकॉज अगर आप देखो मिरर्स भी और जो ग्लास लगे होते हैं स्लाइडिंग्स में, गैलरीज में जो ग्लास लगे होते हैं स्लाइडिंग में, वो अगर आप बहुत साल पुरानी, मतलब 40 ईयर्स 50 ईयर्स पुरानी कोई जगह पे जाके देखोगे तो ऊपर का जो पोर्शन होगा, ऊपर का इसका जो थिकनेस, अगर ऊपर की हम देखें, इसकी जो थिकनेस साइड से दिखाई देगी, तो वो थिकनेस इस तरीके से प्रेजेंट होगी, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होगी, सम वॉट इस तरीके से प्रेजेंट होगी। ऊपर की तरफ ये कैसा हो जाता है? इसका वेट कम हो जाता है और नीचे की तरफ वेट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये विद टाइम क्या होता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ये सुपर कूल्ड लिक्विड है, हमको होल्ड कर सकते हैं हम उसको, मतलब ये नियरली सॉलिड इसे कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं रैंडम मोशन में प्रेजेंट होते हैं और टाइटली बाउंडेड नहीं होते हैं, दे आर ऑलवेज मूविंग, तो इसलिए हम इसे देखेंगे आफ्टर सम ईयर्स, आफ्टर फ्यू ईयर्स, इसका जो ऊपर का पोर्शन होता है उसका वेट कम हो जाता है और नीचे की तरफ वेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो एक यूनिफॉर्म वे में नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ स्लाइट फ्लूइडिटी, नेग्लिजिबल फ्लूइडिटी लेकिन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ मूव करता है। तो ये किसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया आप लोग को? ग्लास, इसीलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहा गया है, ठीक है। इसका रीजन मैंने यहाँ पे बताया है, ये आप लोग को याद रखना है क्यों कहा गया है, बिकॉज पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, ठीक है। इसके एग्जांपल्स आप लोग को क्या क्या दिए हैं,
ये सारे एग्जांपल्स दिए, तो ये 4th पॉइंट हो जाता है। अब यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये काफी यूनिफॉर्म मैनर में, पैक्ड मैनर में प्रेजेंट होते हैं, पैक्ड मैनर में प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए इनके अंदर कोई इस तरीके का जो है ये नहीं देखा जाता, क्या फ्लूइडिटी नहीं देखी जाती, फ्लूइडिटी इसके अंदर नहीं मिलती है। ठीक है, फ्लूइडिटी किसमें मिलती है? काइंड ऑफ फ्लूइडिटी हम कह सकते हैं, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फ्लूइडिटी जो है एमरफस सॉलिड में मिलती है, जिसकी वजह से वो सुपर कूल्ड लिक्विड उससे कहा जाता है। सुपर कूल्ड क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ कूल्ड इसलिए कहा गया है बिकॉज जब आप इसको बॉईल करोगे तब वो लिक्विड फॉर्म में आ सकता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? कूल्ड फॉर्म, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। ठीक है, सो ये पैक्ड मैनर में होता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या आप लोग को दिए हुए हैं, जितने भी आप लोग के सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे सुपर कूल्ड, ये दीज आर ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, मैग्नीशियम हो जाता है, यू हैव मेनी अदर, डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये दोनों एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। ठीक है, ये दोनों ही क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं, ये एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, ये सारे आप लोग के क्या हो जाते हैं? दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सारे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल है। तो यहाँ के ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ गए होंगे कि क्रिस्टलाइन और एमरफस में क्या डिफरेंस होता है। अब हम आगे देखेंगे अदर पॉइंट। ठीक है, अब आगे बात करेंगे अबाउट आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म समझते हैं सबसे पहले क्या होता है। आइसोमॉर्फिज्म वो पर्टिकुलर स्टेट है जहां पे हम दो कंपाउंड को लेते हैं, एनी टू कंपाउंड, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, एनी टू कंपाउंड हैविंग सेम क्रिस्टल या फिर सेम क्रिस्टल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्रिस्टल या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका जो है सेम होता है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर इनका जो एटॉमिक रेशियो निकल के आएगा। सेकंड पॉइंट, दस एटॉमिक रेशियो विल ऑल्सो बी सेम। ये दो पॉइंट आप लोग को याद रखने हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये दो चीजें विल बी सेम। ठीक है, ये चीजें आप लोग को याद रखनी है। क्या क्या सेम होगा इसके अंदर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम होगा, और क्या सेम होगा इसके साथ साथ इनका जो है एटॉमिक रेशियो जो निकल के आएगा दैट विल बी ऑल्सो सेम। ठीक है, तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज CaO और MgO। ठीक है, MgO। दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ CuSO4 MgSO4। ठीक है, दूसरा आता है FeSO4 CuSO4, और आप लोग के लिए एग्जाम्पल आएगा NaNO3 CaCO3। ठीक है, यहां पर अगर आप देखो इन सभी पर्टिकुलर पार्ट में, ये आप लोग के एग्जाम्पल का पार्ट हो गया। ठीक है, अब ये सारे जो एग्जाम्पल्स आप लोग को दिए हैं इसको एक बार आप लोग अच्छे से देखो। इसके अंदर सबसे पहला अगर हम लेंगे तो यहाँ पे क्या क्या बता रहा है, क्या क्या पॉइंट्स आप लोग के लिए है, पहले वो डिस्कस करते हैं। फाइन, देखो Ca इज योर कैल्शियम और इसके साथ में O दैट इज योर ऑक्सीजन। MgO, ये दोनों ही कितने नंबर में प्रेजेंट है? दोनों ही एक ही प्रेजेंट है। ठीक है, Mg और CaO में कैल्शियम भी एक है, ऑक्सीजन भी एक ही प्रेजेंट है। MgO में मैग्नीशियम एक प्रेजेंट है और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी एक ही प्रेजेंट है, तो इसका एटॉमिक रेशियो क्या निकल के आएगा? 1:1। इसका एटॉमिक रेशियो भी निकल के आएगा 1:1। तो ये दोनों के एटॉमिक रेशियो सेम होने की वजह से वी कैन से दीज बोथ आर आइसोमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर। क्या कह सकते हैं हम इसे? आइसोमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर हम कह सकते हैं, दे आर आइसोमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर। ये पॉइंट याद रखना है। आइसोमॉर्फ किस बेसिस पे हमने कहा? दोनों की जो क्रिस्टल लैटिस से अगर हम देखेंगे तो क्रिस्टल लैटिस जो अरेंजमेंट होगा इनका, एटॉमिक अरेंजमेंट, किस तरीके से एटम्स अरेंज किए गए हैं वो भी सेम होगा, इसीलिए हम कहते हैं क्रिस्टल भी, इसका क्रिस्टल फॉर्मूला भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है CaO, और इसका एटॉमिक रेशियो जो निकल के आ रहा है, यहाँ पे एक प्रेजेंट है, यहाँ पे एक प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक और यहाँ पे भी एक, तो इसके इस तरीके से हम एटॉमिक रेशियो निकालते हैं और इसी बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन आएगा, आप लोग को बताना रहेगा कौन सा आइसोमॉर्फ से कौन सा पॉलीमॉर्फ है। अब CuSO4 में अभी आप देखो, खुद से आप पता करने की कोशिश करो, Mg भी एक प्रेजेंट है, कॉपर भी एक प्रेजेंट है, फिर S सल्फर भी एक है, सल्फर भी एक है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, तो इसका एटॉमिक रेशियो कैसे निकलेगा? 1:2। यहाँ पे लिखता है इसका एटॉमिक रेशियो। ठीक है, इसका एटॉमिक रेशियो क्या निकल के आएगा? 1:1:4। कितना आएगा? 1:1:4, क्योंकि पहला जो एलिमेंट था वो एक ही था, फिर सल्फर था, सल्फर कितना? एक ही प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। इसके केस में अगर हम देखें तो Mg एक है, फिर सल्फर एक है, फिर ऑक्सीजन 4 है, तो ये इसका एटॉमिक रेशियो निकल के आया, इसका एटॉमिक रेशियो निकल के आएगा, दोनों के एटॉमिक रेशियो सेम होंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? अपना आइसोमॉर्फ हो जाएगा, दे बोथ आर आइसोमॉर्फ ऑफ ईच अदर। यहाँ पर भी 1:1:4 आ रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ये पैटर्न, आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। NaNO3, यहाँ पे अगर आप देखो Na, दिस इज सोडियम, हर एक एलिमेंट को देखना है, हर एक एलिमेंट का आपको नाम याद करना जरूरी है। Na 1:1 और ऑक्सीजन कितना है? 3। यहाँ पर अगर आप देखो Ca, कैल्शियम एक है, कार्बन एक है और ऑक्सीजन भी 3 है, तो ये
1:1:3, यहाँ पर भी 1:1:3 आ रहा है, therefore these are also isomorphs of each other. नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीमॉर्फ की। इसके पहले ये आप लोग सॉल्व करके मुझे बताओ कि इसके अंदर कौन सा, ये ए मैं बता रही हूँ, दिस इज ए और दिस इज बी। आप लोग को इसको कमेंट में बताना है कि कौन सा क्रिस्टलाइन है और कौन सा एमरफस है, और क्यों है वो रीजन भी आप लोग को दिखाई देंगे, तो आप उससे भी एक्सप्लेन करो, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, कमेंट। फाइन, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? देखो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली एज द नेम सेज, यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म आपको मैंने अभी तक नहीं बताया। मॉर्फिज्म मतलब फिजिकल, इसका जो स्ट्रक्चर है जैसा ये दिखाई दे रहा है उसको हम मॉर्फो कहते हैं। मॉर्फो मीन्स द स्ट्रक्चर, और या फिर इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है या फिर उसका जो पैटर्न है जो दिखाई दे रहा है वो मॉर्फो है। अगर वो आइसो है मतलब सेम है, सेम उसका स्ट्रक्चर पैटर्न होता है। पॉली मतलब कि डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। कैसा होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है। तो पॉली का मतलब होता है कि डिफरेंट होगा, ठीक है। ओके, तो अब इसके कुछ पॉइंट आप लोग को याद रखने हैं। डिफरेंट होगा, इसका कुछ स्ट्रक्चर जो होगा स्ट्रक्चरली ये डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चरली डिफरेंट बोला है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये सेम एलिमेंट का होता है, सेम एलिमेंट से बना होता है, सेम एलिमेंट से बना होता है, बट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। तो यहां पर इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे सेम एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है, यह हम बात कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं। इसका क्रिस्टलाइन और एमरफस से कोई लेना देना ये दूसरे दो अलग अलग पॉइंट है। इसका क्रिस्टलाइन और एमरफस से कोई लेना देना नहीं है, ये दो अलग पॉइंट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बता रही हूँ सेम एलिमेंट है डिफरेंट फॉर्म से, तो इसका सबसे बेसिक एग्जाम्पल जो आपके लिए हमेशा काम में आना चाहिए दैट इज ऑफ कार्बन, और हमेशा आप लोग को याद भी रहना चाहिए ये कार्बन के बहुत सारे पॉलीमॉर्फ्स देखे जाते हैं। कोल टार देखा जाता है, कोक देखा जाता है, चारकोल देखा जाता है। तो उसके अंदर के दो मेजर एग्जाम्पल है, एक तो हो जाता है डायमंड, और दूसरा हो जाता है ग्रेफाइट। ये हमने पढ़ा था। दीज टू एग्जाम्पल्स केम अंडर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो लेकिन अभी ये पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आ रहे हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या सारे क्रिस्टल्स का बना होता है? नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, ये पहला एग्जाम्पल था, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 सिलिका का अगर आप देखो ऐसा दिया होता है सिलिका SiO2। इसी से इस पर्टिकुलर कंपाउंड से पूरा जो है क्रिस्टल बना होता है, पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड बना होता है, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। SiO2 कहीं पे इस तरीके से अरेंज था, तो कहीं पर वो जो है अलग पैटर्न में प्रेजेंट होगा, ठीक है, अलग पैटर्न में प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से इसका पैटर्न चेंज होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर पैटर्न चेंज होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, और इसके प्रॉपर्टीज बदल जाएंगे, इसीलिए उसका नाम भी अलग हो जाता है। जैसे SiO2 में अगर आप देखो तो इसके बहुत सारे 3 आप लोग को टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। सबसे पहला हो जाता है अल्फा कॉर्ड्स और बीटा कॉर्ड्स, तो याद रहना चाहिए, इजी है। ये दोनों ही किसके पॉलीमॉर्फ्स है? दीस केम अंडर सिलिका। और तीसरा दिया है क्रिस्टोबेलाइट, ठीक है। तो ये जो 3 एग्जांपल्स आप लोग को दिए हुए हैं ये आप लोग को याद रखने हैं। दीज केम अंडर सिलिका। अब ये क्या है? पॉलीमॉर्फ एक दूसरे के। अब एक एग्जांपल मैंने आपको दिया क्रिस्टलाइन का, दूसरा एग्जांपल मैंने आप लोग को दिया एमरफस का। तो यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आप जो है क्रिस्टलाइन को ला रहे हो पॉलीमॉर्फिज्म में या एमरफस को ला रहे हो। द थिंग यू नीड टू रिमेंबर इन पॉलीमॉर्फिज्म इज दैट इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, दे विल बी मेड डिफरेंटली, इनका अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, इनके बेसिक स्ट्रक्चर्स का जो अरेंजमेंट है, बेसिक पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे जो हमारा SiO2 से जो अरेंजमेंट से बन रहा है 3 टाइप का बन सकता है, एक अल्फा कॉर्ड्स बन सकता है, बीटा कॉर्ड्स बन सकता है, और क्रिस्टोबेलाइट बन सकता है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है, CaCO3, दिस इज अ कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो पता है ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसके अंदर के एग्जांपल्स क्या है? तो एरागोनाइट दिया है आप लोग को एक, और एक कैल्साइट दिया है। तो जो कैल्साइट और एरागोनाइट है ये दोनों इसके क्या है? पॉलीमॉर्फ्स है, मतलब कि ये दे बोथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन अरेंजमेंट अलग होता है कैल्शियम कार्बोनेट का दोनों में, ठीक है। इस वजह से जो प्रॉपर्टीज बदल जाती है एंड हेंस उनका स्ट्रक्चर जो है अलग दिखाई देता है, उनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है, उनका कलर एंड एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो जो सिलिका के हैं वो तीनों ही अलग दिख रहे हैं, उनका कलर अलग है, उनका फॉर्म अलग है, उनका दिखने का अपीयरेंस भी अलग होता है। सो यहाँ पे बात हो जाती है अबाउट
ठीक है, हमने बात की क्रिस्टलाइन एंड अमorphous क्या है, ये दोनों सॉलिड्स के बारे में बात की। उसके बाद हमने बात की आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग को मैंने दिया है एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क। यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। द डिफरेंट फोर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बिकॉज ऑलरेडी लेक्चर लेंदी हो गया है। तो हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम ये चारों के सारे प्रॉपर्टीज और सारे एग्जाम्पल्स और उनके सारे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हम पूरा अच्छे से टेक्स्ट बुक के हिसाब से और जो भी इंपॉर्टेंट लगता है सारे पॉइंट हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लेक्चर को यही एंड करते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, तो हमने सबसे पहले कैन यू रिकॉल का पार्ट पढ़ा, जहां पे वी गॉट टू नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर और उनकी प्रॉपर्टीज, वो कैसे डिफर करते हैं, वॉल्यूम, शेप, उनका जो है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने अलग होते हैं। फिर हमने देखा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, एक ओवरव्यू हमने देख लिया। अब इसके बाद में हमने दो टॉपिक कवर किए, एक क्रिस्टलाइन और अमorphous के अंदर क्या डिफरेंस होता है, दूसरा पॉलीमॉर्फ और आइसोमॉर्फ के अंदर क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द फिनोमेना पॉलीमॉर्फिज्म एंड व्हाट इज द फिनोमेना आइसोमॉर्फिज्म, वी गॉट टू नो अबाउट इट। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर से क्या स्टार्ट करेंगे, विल बी स्टार्टिंग विद द 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो हमारा 1.3 जो टॉपिक आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया है वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म तक हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में विल बी डूइंग द 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर आप लोग इसका डीपीपी और इसके भी क्वेश्चंस एग्जांपल्स आप लोग को चाहिए, न्यूमेरिकल्स भी अपलोड हो जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर। मगर इसके अलावा आप लोगों को जो डीपीपी रिक्वायर्ड है, जो पीडीएफ रिक्वायर्ड है और जो भी अपडेट रिक्वायर्ड होता है रिलेटेड टू योर नीट, रिलेटेड टू एचएससी, तो अभी हम यही 2 चीज पर ध्यान दे रहे हैं। एचएससी के केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कराती हूँ और एनसीईआरटी में करा रही हूँ बेसिकली। तो यहाँ पर आप लोग को जितना भी मटेरियल और अपडेट्स रिक्वायर होंगे वो सब मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यू कैन ज्वाइन एट एज सुन एज पॉसिबल। और वो सारे ही पीडीएफ के वीडियो सोल्यूशन आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। तो वीडियो सोल्यूशन आप लोग के लिए बहुत मैटर करते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया गया है। और इसका जो लेक्चर के अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन, ठीक है, अरेंज हो जाएंगे। फाइन, सो दैट्स इट, यहां पे एंड करते हैं लेक्चर। कल हम स्टार्ट करेंगे विद द 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। थैंक यू।